अल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा होगा। ये अवाम में अपना मुंह नहीं दिखा सकेंगे, अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे और आज भी नहीं जा सकते। अवाम को इन्होंने इमरान खान ने जो पॉलिसी दी थी आज खुद तारीफें कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा जीडीपी ग्रोथ के हवाले से, उनके लगाए हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने क्या कहा, उन्होंने तस्दीक कर दी। जो फर्जंद जरदारी रोजाना लॉकडाउन 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 झाड़ता था, बाहर जाके इमरान खान की जो स्मार्ट लॉकडाउन की तारीफ करनी पड़ी, दुनिया तस्लीम कर रही है, आज पूरी कौम देख रही है। कहते थे कि महंगाई हुई, इमरान खान ने रिलीफ किया था, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की थी, रिकॉर्ड हर चीज जा रही थी। और एक चीज जो इसके लिए मैं आपके सामने रुका, एक बात हो रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं इनको बताता चलूं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान तोड़ी है। इमरान खान ने इस्लाम का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, फलस्तीन का मुकदमा लड़ा, कश्मीर के सफीर बने और इमरान खान ने इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, बस फलस्तीन का मुकदमा लड़ा। इमरान खान ने पूरी दुनिया में जब पाकिस्तान में अड्डे मांगे गए और 80,000 जानों का हमने पहले से नजराना पेश किया था, तो इमरान खान ने कहा कि मेरा पाकिस्तानी मजीद किसी की जंग का ईंधन नहीं बनेगा। 80,000 जानों का नजराना पेश किया, मजीद पाकिस्तानी जंग का निशाना नहीं बनेंगे। हम अमन में किरदार अदा करेंगे, किसी की जंग में पाकिस्तानियों को ईंधन नहीं बनाएंगे। और उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का, साजिशों का जाल बुना जाता है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई। इस वक्त पाकिस्तान में मुत्तहिद करने वाला, पूरी पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो तहरीक इंसाफ है। एक लीडर, इन्होंने सिंध में खड़े होकर सिंधु देश का नारा लगाया, बलूचिस्तान में खड़े होकर आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाया, खैबर पख्तूनख्वा में खड़े होकर लड़ाओ बर का नारा लगाया, लाहौर में खड़े होकर जाग पंजाब जाग का नारा लगाया। इमरान खान ने पाकिस्तान को मुत्तहिद किया, पाकिस्तानी कौम की बात की, पाकिस्तानियत की बात की, पाकिस्तानियों की बात की, कौमी गैरत की बात की, खुद मुख्तारी की बात की। और आज ये सारे चोर और डाकू और लुटेरे जो ऊपर बैठा हुआ है, फर्द जुर्म आयद होना है, चोर डाकू बैठा हुआ है, 60% काबीना इनका बैठा हुआ है जो कि खुद जमानत पे है। इसके साथ जो इनका इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसके ऊपर 22 अफराद के कत्ल का इल्जाम इनकी अपनी जुमात ने लगाया है, जिसका सानिया मॉडल टाउन में हाथ रंगे हैं, जो कि कलादम तंजीमों के साथ जिसके रवाबित के ऊपर इल्जामात हैं इनके ऊपर, ये इमरान खान के ऊपर हाथ डालेंगे। मैं वार्न कर रहा हूँ, तनबीह कर रहा हूँ कि आपका टाइम खत्म हो रहा है। आप अवाम में जाने के काबिल तो नहीं रहेंगे, लेकिन जो आप ऐसा सोचना भी मत, वो आग लगेगी जो कि किसी के काबू में नहीं होगी। एक क्वेश्चन का जवाब दे दें। जी, आपकी बड़ी अहम वजारत थी, आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि आपकी हुकूमत ने कोई तरक्याती काम नहीं किया, इसके ऊपर जरा बता दें। देखिए, अब ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। नंबर वन हमने 6,118 किलोमीटर की सड़कों पे काम शुरू किया। इन्होंने 2,000 बनाए थे, काम शुरू किया था 5 सालों में। इमरान खान के पहले 3 सालों में जो सड़कें मुकम्मल हुई वो 2700 किलोमीटर थी। इनके पहले 3 साल में जो कंप्लीट हुई वो 576 किलोमीटर थी। इमरान खान ने 41 करोड़ फी किलोमीटर वो एक सड़क 6 रो सड़क बनाई, इन्होंने 17 करोड़ फी किलोमीटर सड़क बनाई। 24 करोड़ उनसे सस्ती भी बनाई, 6,118 किलोमीटर इनसे 3 गुना ज़्यादा भी बनाई। जो प्लान किया वो इनसे 5 गुना ज़्यादा प्लान भी किया। और इसमें आपके सामने बलूचिस्तान का आपका साउथ बलूचिस्तान की पैकेज, खुजदार बसीमा, जो कुछ लाख, इसके साथ साथ आपका डेरा मुराद जमाली बाईपास, गिलगित से लेके चतराल शंदूर, गरम चश्मा, फिर इसके साथ साथ आपका हैदराबाद शक्कर का तैयार था, उसका इफ्तिताह करना था। फिर इसके साथ साथ आपके खैबर पख्तूनख्वा मुल्तान जो MM रोड है, जो पुराना आपका बक्कर म्यावाली ये सड़क था, ये तमाम इमरान खान ने शुरू किए थे। और 6,118 हमने बनाए थे और इन्होंने 200 की मनसूबाबंदी की थी। इसके साथ हमने 3 गुना इनसे ज़्यादा भी बनाए थे, उनकी तफसीलात भी आपको बता दी। लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत इनको समझ नहीं आ रही, और जो लोग इनके लाने वाले थे, जो साजिशी थे, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। कौम को इसका पता है, कौम का एक ही नारा
के मुताबिक फैसले नहीं हो सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाना। ये सारे गुलाम है, भिखारी है, चोर है, डाकू है, बाहरी जायदाद है। इमरान खान और उसकी कौम पाकिस्तानी कौम खुददार है। कौमी गैरत पे कोई समझौता नहीं होगा। और इन चोरों के जितने हथकंडे थे, आज आप देख रहे हैं अवाम के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। 60 रुपए फी लीटर आपने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। 47% एक ही शाम को, एक ही दिन में लोगों के ऊपर बिजली गिरा दी। फिर इसके साथ गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। खाने पीने की अशिया रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई। और अल्लाह ना करे जिस सम पे ये जा रहे हैं, मुझे डर है, खौफ है कि श्रीलंका जैसी सूरत-ए-हाल पैदा के ऊपर बात करूंगा। पिछले 5-6 दिन से कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्यों बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा कि इमरान खान साहब ने मुल्क दुश्मन ताकतों का जो प्लान है उसको बेनकाब किया है। और सारी दुनिया जानती है कि 1995 से अमेरिकन रिसर्च थिंक टैंक अदारे ने जो एक थीसिस पेश किया था कि किस तरह पाकिस्तान को कि जो एक इस्लामी एटमी मुल्क है उसको दिवालिया करके किस अंदाज से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जियोग्राफिकली साजिश करनी है। ये पिछले 30 साल से सैकड़ों क्लिप्स मौजूद हैं इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पे, और पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। लेकिन मुझे हैरानगी ये है कि कौन बगावत का मुकदमा दर्ज करने चला है। वो आसिफ जरदारी, वो बिलावल जरदारी, जिनका राइट हैंड जुल्फ़कार मिर्ज़ा ने 2011 के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुरान पाक सर पर रख के कहा था। 2011 में जुल्फ़कार मिर्ज़ा ने, जो आसिफ जरदारी का ज़ाती दोस्त भी था और 2008 से 2013 तक उसकी सूबाई असम्बली में होम मिनिस्टर भी था, उसने कहा था कुरान पाक सर पर रख के कि जनाब ये आसिफ जरदारी, अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान को आलमी ताकतों के और मुल्क दुश्मन ताकतों के कहने पे जो है वो तोड़ना चाहते हैं। आइए सर, थोड़ा पीछे हो जाए ना, क्या थोड़ा पीछे हो जाना बेटा, पीछे हो जाए। आइए शाह साहब, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, चलें। ठीक है, आगे ठीक है, चलो कदी कदी इजाज़त जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था, जिसकी सदारत चेयरमैन इमरान खान साहब ने फरमाई, और 3.5 घंटे का ये तवील इजलास चला, जिस पर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर और जो हमारी माशी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। जो मोटे मोटे कुछ फ़ैसले हैं मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1, फ़ैसला किया गया है, जैसे कि आपके इल्म में है, कि पंजाब में जो 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से उनमें हिस्सा लेगी। हमारे इल्म में है कि इस वक्त पंजाब की हुकूमत अपनी इंतज़ामिया और अपनी पुलिस को इस्तेमाल करके नताइज अपनी मनमानी के हासिल करने का एक मंसूबा बना चुकी है। इलेक्शन कमीशन पर ये एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इन इलेक्शंस को शफाफ बनाएं, और अगर वो इन ज़िमनी इलेक्शंस को शफाफ बनाने में नाकाम दिखाई दिए तो जनरल इलेक्शन जो होने हैं और अनकरीब होने हैं उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। पार्टी ने फैसला किया है और इमरान खान साहब ने जो एप्लीकेशंस आई हैं उनके फ़ैसले के लिए उनकी सरबराही में कल 1 बजे पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मुनक्किद होगा, ताकि जो टिकट्स हैं उनकी अलॉटमेंट का फ़ैसला किया जा सके। इसके साथ साथ आज एक ये भी फैसला हुआ है कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने मेंबरान
कौमी असम्बली को ये खतूत लिखे कि वो कल यानी कि 6 तारीख से 10 जून तक वो असम्बली में पेश हों, अपने इस्तीफ़ों से मुतल्लिक अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हम अपने इस्तीफ़े पेश कर चुके हैं। उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, वो उन्हें कबूल कर चुके हैं, उन्हें नोटिफाई कर चुके हैं और मज़ीद उनके सामने पेश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुनांचे पार्टी ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ का कोई MNA स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के सामने पेश नहीं होगा। नंबर 3, राना सनाउल्लाह के बयानात आपकी नज़र से गुजरे होंगे और वो धमकियां और वो गैर सियासी गुफ्तगू पूरी कौम ने सुनी है और एक इज़्तिराब की कैफियत भी है। वो कह रहे हैं कि वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे मकबूल जमात के सरबराह को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी समझती है इससे बड़ी सियासी हिमाकत हो नहीं सकती और अगर हुकूमत का ये इरादा है और अगर वज़ीर दाखिला के ये इरादे हैं तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ये बावर कराना चाहती है कि उसका एक शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। और अगर किसी को ख्याल है खामोशी से कौम या तहरीक इंसाफ की तंजीम या कारकुनान उसे बर्दाश्त करेंगे तो वो गलत फहमी में है। एक तरफ कर दें बच्चे को यार, एक तरफ कर दें, तो ये गलत फहमी में है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने ये फैसला किया है कि हमारे कारकुनान जो आज कोर कमेटी की आवाज़ सुन रहे हैं उन्हें इतला दी जा रही है कि अगर मीडिया के ज़रिए या उनको इतलात सोशल मीडिया के ज़रिए मिले कि ऐसी हरकत ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करदा हुकूमत करने का इरादा रखती है तो आपने अपना रद्द-ए-अमल फिल फौर देना है। आपको कोई मैसेज की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई व्हाट्सएप नहीं आएगा और आपको कोई टेलीफोन नहीं आएगा। आप सियासी लोग हैं और सियासी रद्द-ए-अमल, पुरअमल सियासी रद्द-ए-अमल आपका आईनी कानूनी सियासी इस्तेहकाक है। चुनांचे आप अभी से उसके लिए मनसूबाबंदी, सफ़बंदी कर लीजिए ताकि अगर ऐसी हिमाकत और ऐसी नादान हरकत ये गैर सियासी सोच रखने वाली हुकूमत अगर करती है तो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम जो आज महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं वो अपना माफ़ी व ज़मीर वाज़े तौर पर बयान कर सके। इसके साथ कोर कमेटी ने मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया और माशी सूरत हाल के बारे में एक तशवीश की लहर है जो पूरे मुल्क में इस वक्त दिखाई दे रही है। 60 रुपए फी लीटर तेल की कीमत में इजाफा, डीजल की कीमत में इजाफा, केरोसिन ऑयल की कीमत में इजाफा, तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट बिजली के टैरिफ में इजाफा और 1 जुलाई से ये नवीद सुना दी गई है कि 45% गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा। ये जो तजर्बाकार हुकूमत आज कौम पर मुसल्लत की गई है ये आपके इल्म में है कि जब से ये आए हैं इस मुख्तसर दौरानिए में आज जो घी है वो 200 रुपए से ज़्यादा फ़ी किलो उसमें इजाफा हो चुका है जो हर घर की ज़रूरत है। जब से ये हुकूमत आई है आटा
20 किलो का थैला पंजाब में जो गंदम पैदा करता है, जहाँ कभी आटे की किल्लत नहीं होती, बल्कि वो बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को, आज़ाद कश्मीर को सप्लाई करता है गंदम। आज पंजाब की कैफियत ये है कि 1600 रुपया 20 किलो का थैला बिक रहा है। चीनी की कीमत देखें, दालों की कीमत देखें, गोश्त की कीमत देखें, यानी कि हर खुर्दनी चीज़ बेकाबू हो चुकी है। और इनके इक़दामात से कोर कमेटी का ये तज्जिया है कि पाकिस्तान में महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। इस वक्त जो अफरात ज़र है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो इक़दामात हैं इनका इम्पैक्ट अभी आना है, और ये 10 जून के बजट से पहले इसका इम्पैक्ट आना। नए इक़दामात उठाते हैं उस पर तो बजट की तकरीर के बाद ही हम अपना रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, लेकिन हमारा ये तज्जिया है कि पाकिस्तान का अफरात ज़र एक नई हद को छूने वाला है, और कुछ माहिरीन समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पे पहुंचने वाला है। कहीं ये 25 से 30% अफरात ज़र को न छू जाए, और खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो जो मुतवस्सित तबका है, जो हमारा मजदूर है, जो मेहनत कश तबका है, उस पर जो कैफियत आज तारी है, उस पर मज़ीद जो तूफ़ान बरपा होगा वो किसी से पोशीदा नहीं है। तहरीक इंसाफ ने इन हालात को भांपते हुए अभी हुकूमत की ये साजिशें जो हैं हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। हमने जो असर और जो इम्पोर्टेंट सर्कल्स हैं जो नेशनल सिक्योरिटी पर नज़र रखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन में इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत, एंड फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, ये अब अहम अवामिल हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में पानी का बहरान है। इस वक्त किसान बेहद परेशान है। बिजली के निर्ख बढ़ गए, ट्यूबवेल चला नहीं सकता, जहां जेर ज़मीन पानी कड़वा है उनका इन्हिसार नहरों पर है, और नहरों की वाराबंदी है जून के महीने में। जून के महीने में कभी आपने वाराबंदी पहले नहीं सुनी। आज का किसान वो बर्दाश्त कर रहा है। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए शौकत तरीन साहब ने हमारी हुकूमत को रुखसत होने से पहले ये बता दिया था कि ये जो मनसूबाबंदी हो रही है, ये इकॉनमी जो हमारी रिकवर कर रही थी स्टेबिलिटी के बाद और ग्रोथ की तरफ माइल थी, एक फील गुड फैक्टर आ चुका था, इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी। वो लूमें फैसलाबाद की जो लोहे के भाव बिक रही थी, वो लूमें मुल्तान में जो बंद पड़ी थी वो चलना शुरू हो गई। वो तकले जो बंद थे वो चलना शुरू हो गए, और अरबों की इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल सेक्टर में आ गई। क्यों? कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कंट्रोल किया, हमने उसको बतदरीज कम किया, हमने स्टेबल गैस और बिजली की प्राइसेस दी, हमने IMF के दबाव के बावजूद निर्ख कम किए, बिजली के भी और तेल के भी। हमने रूस के साथ गुफ्तगू करके 30% ऑयल, गंदम और सस्ती गैस के लिए गुफ्तगू का आगाज़ किया, जो ये हुकूमत सिरे चढ़ाने में कतरा रही है कि कहीं नाराज़गी मोल न लेनी पड़ जाए। तो ये माशी सूरत हाल जो आज है, इससे हम समझते हैं कि पूरा पाकिस्तानी तबका, चाहे वो तनख्वाहदार तबका है, चाहे वो मजदूर तबका है, चाहे वो खुशहाल सनतकार तबका है, अक्रॉस द बोर्ड कोई तबका आज हमें मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा। और हमारी नज़र में इस हुकूमत के जो माशी माहिरीन हैं, इनके पास कोई हल भी नहीं है। ये कन्फ्यूजन का शिकार है,
یہ ایک فیصلہ صبح کرتے ہیں، ایک شام کرتے ہیں، ایک قدم آگے لیتے ہیں، 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اور ان حالات میں معیشت جو ہے اور معیشت کی حالت بگڑتی چلی جا رہی ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور یہ اتنے بڑے فیصلے جو کر رہے ہیں اور عوام پر مہنگائی کا جو بم گرا رہے ہیں، سیاسی طور پر یہ اس کے استحقاق ان کا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ اور یہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ آج ہمارے موجودہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خاموش دکھائی دے رہے ہیں. جب تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے امن کے حصول کے لیے، افغانستان اور پاکستان کے استحکام کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، تو انہوں نے بڑی تنقید کی تھی. تحریک انصاف کی حکومت پر بہت جملے کسے گئے تھے اور بہت سے آپ نے دیکھا اداریے چھپے، بہت سی گفتگو ہوئی، آرٹیکلز آئے. آج یہی حکومت وہی مذاکرات، وہی وفود کابل بھیج رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے وزیر اعظم کا، وزیر خارجہ کا آج کیا موقف ہے؟ حزب اختلاف میں ان کا ایک واضح موقف تھا. آج انہوں نے اپنے موقف پر نظر ثانی کی ہے یا اعتراف کیا ہے کہ جو راستہ اپنایا جا رہا تھا اس میں ملک کی فلاح اور بہتری درکار تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سامنے بات آئی ہے کہ 25 تاریخ کو پولیس نے جس طریقے سے تشدد کیا ہماری خواتین پر، جس طرح ہمارے گھروں کی دیواروں کو پھانگا، ہماری بہو بیٹیوں کو پریشان کیا، جس طرح ٹیئر گیسنگ کی گئی، جس طرح شیلنگ ہوئی، لاٹھیوں کا، ربر بلٹس کا استعمال ہوا، اس کی تاریخ میں ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی. کسی سیاسی حکومت میں ہم نے یہ روپ پہلے نہیں دیکھا کہ کوئی سیاسی حکومت اس قسم کی ہٹ دھرمی کا اور غیر سیاسی عمل کا وہ مظاہرہ کرے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پولیس افسران جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے، تشدد کیا ہے، ہم نہ صرف ان کی نشاندہی کریں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے، ان کے خلاف کیسز رجسٹر کروائیں گے. جیسے کہ لاہور میں عدالت نے، سیشن کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور کیس کی رجسٹریشن کا CCPO پہ، DIG آپریشنز پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اسی طرح دیگر اضلاع میں ہمیں بتایا جائے، ہم اپنے کارکنان سے، تنظیم سے پوچھ رہے ہیں، جس تھانے کے SHO نے ان کے گھروں میں جا کر ان کے دروازے توڑے، ان کی دہلیز پھلانگی اور تشدد کیا بلا وجہ پرامن لوگوں کو جو رات کو سو رہے تھے پرامن طریقے سے، کوئی نقص امن کا سوال نہیں تھا، کوئی قانون شکنی نہیں کی گئی، ان کی نشاندہی کریں تاکہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہو. یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہماری سینٹ کی پریولیجز کمیٹی ہے، جو ہمارے جو انٹیریئر کی کمیٹی ہے، اس میں ہمارے معزز ممبران سینٹ جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے اور IG اسلام آباد اور ان دیگر افسروں کو پیش ہونے کا مطالبہ کریں گے اور سامنے انہیں پوچھیں گے. اسی طرح پنجاب اسمبلی کی جو کمیٹی ہے اور جو ہمارے اسپیکر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، ان سے بھی کور کمیٹی یہ توقع کر رہی ہے کہ وہ پنجاب کے سینئر آفیسرز جو ہیں، IG پنجاب بالخصوص، چیف سیکرٹری پنجاب اور ان کے اور اہلکار جن کی ناک کے نیچے یہ تشدد، یہ کنٹینرز، یہ شیلنگ، یہ ظلم، یہ بربریت ہوئی، ان کو بلائیں اور اسمبلی کے سامنے پیش کریں اور ان کو جواب دہ ٹھہرائیں. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے، they are answerable to the elected representatives of the people. اور ہم چاہتے ہیں کہ کور کمیٹی نے یہ اظہار کیا ہے کہ ان کی جو بروٹیلٹی ہے اس کو بے نقاب کیا جائے. یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہماری جو ویمن پارلیمنٹیرینز ہیں، جو تشدد ہوا خواتین پر بالخصوص، جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی شامل تھے، ان کا وہ مظاہرہ کریں گی، جگہ کا انتخاب کا وہ فیصلہ کریں گے آپس میں مشاورت سے،
और हमारी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और सेनेट और प्रोविंशियल असेंबलीज वो फैसला करेंगे इस्लामाबाद या रावलपिंडी में कहाँ उसका मुजाहरा करना है, ताकि जो रेंजर्स ने किया आउट ऑफ द वे जाकर उसको भी कॉग्निजेंस में लाया जाए और ख़वातीन पर बिलखुसूस जो कुछ हुआ उसका नोटिस लेना चाहिए। ये भी फैसला हुआ कि जो सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था जिसमें साइफर के बारे में जो सियासी मदाखलत हुई और उसके बारे में जो अहकामात नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दिए जिसके तहत डिमाश किया गया, उसके बारे में सवाल उठाएं कि जब ये हो रहा था तो हम खामोश क्यों थे। जब पाकिस्तान के मामलात में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का वाज़े एतराफ़ कर लिया गया और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने किया, तो उसके बाद ये खामोशी अख्तियार क्यों की गई। पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों को उस पर यकीनन नोटिस लेना चाहिए था। ये भी फैसला किया गया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी मुतहर्रिक किया जाए और वो अपने अपने दारुल खिलाफों में इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, डेमोन्स्ट्रेशंस करें जिनको हमने राइट ऑफ वोट दिया था और इन हुक्मरानों ने वो सलब किया है, कानून साजी के ज़रिए हक तलफी की है, वो एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड कराएं और जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की गई हैं उनके ख़िलाफ़। और हम एक कंटेंट भी तैयार कर रहे हैं और वो कंटेंट उनकी खिदमत में जो वहाँ की एसोसिएशंस हैं पाकिस्तानी ओवरसीज़, हम उनको पेश करेंगे ताकि वो वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं डेमोक्रेसीज़ में उस कंटेंट को उनसे शेयर करें कि ये जो कैफियत आज इस सरकार ने जो बर्पा कर रखी है, ये किसी सिविलाइज सोसाइटी क्या इसकी इजाज़त देती है? कोई डेमोक्रेटिक माशरा इसकी इजाज़त देता है? क्या इसकी कोई गुंजाइश उसमें मौजूद है? अगर नहीं है तो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? और आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम मीडिया के उन चैनल्स के शुक्रगुजार हैं जो अपनी सवाबदीद के मुताबिक दयानतदारी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, लेकिन हम उनका एहतराम करते हैं। हम फिर भी उनके शुक्रगुजार हैं कि वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और उनका किरदार कौम को हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है। लेकिन हमें ये कहना पड़ रहा है कि कुछ चैनल हैं जो बिला वजह डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, उनके ज़हनों को मुतासर करते हैं। उस चीज़ को सामने रखते हुए आज पार्टी ने फैसला किया है समा जो टेलीविज़न चैनल है उसकी जो एक डिज़ाइंड कैंपेन चल रही है, बावजूद क्योंकि उनकी जो ओनरशिप है, उनका हुकूमत के ख़िलाफ़ एक कहा हुआ एजेंडा है, वो इजहार कर चुके हैं कि उन्होंने PMLN का साथ भी देना है और दिया भी है और PTI को ज़ेर करना है। तो फिर उनकी न्यूट्रलिटी, जब एक न्यूट्रलिटी पे सवालिया निशान आ जाए तो फिर PTI ने फैसला किया है कि वो उस चैनल को बाइकआउट करेगी और PTI का कोई नुमाइंदा अब समा के किसी टॉक शो में और प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा। थैंक यू जी। सॉरी, हाँ, एक शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब, शुक्रिया। आपने निशानदेही कर दी। पार्टी में एक और पॉइंट आज उठाया गया और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिका। दो चीज़ें हैं जिस पर बहुत पार्टी के लोगों ने इजहार राय किया। एक, जो नई डिलिमिटेशन की गई है और हम समझते हैं
कि वो कोई ख़ास अंदाज में हलकों को जो है वो तोड़ा गया है। किसकी मशावरत से, किसकी ईमा पर, किसके इरादों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये नई मनसूबाबंदी की जा रही है और अगले इलेक्शन के नताइज अपनी पसंद के हासिल करने के लिए ये एक्सरसाइज की गई है जबकि नया सेंसस नहीं हुआ, तो हमने फैसला किया है कि हम इसको भी इन प्रिंसिपल चैलेंज करेंगे। और दूसरा, जो वोटर्स हैं जो अरसा दराज से एक जगह पे मुकीम हैं, उनका परमानेंट एड्रेस है, 2013 में 18 में उनके इलेक्टोरल रोल में उनके वोट रजिस्टर्ड थे एक ख़ास जगह पर, उनकी बहुत बड़ी तादाद को अपरूट किया गया और मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ में फेंका गया। बिलखुसूस इन 20 हलकों में जहां ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, वहां वो पैटर्न को देखते हुए पीटीआई के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कहाँ हैं और नून की वीकनेसेस कहाँ हैं, तो ये वोटर की जो कहते हैं ना जेरीमेंडरिंग, ये जो की गई है, इस पर भी पार्टी ने इसका नोटिस लिया है और हम दरख्वास्त कर रहे हैं, चेयरमैन ने दरख्वास्त की है पाकिस्तान की आवाम से और बिलखुसूस पीटीआई के कारकुनान से, एमएनए से, एमपीएस से, कि वो 8300 पर जाएं और चेक करें कि उनका वोट जहां था वहीं मौजूद है या उसको उठाकर किसी और लोकेलिटी में फेंक दिया गया है, जहां वो रहते हैं वहां से कहीं और उनको मुंतकिल कर दिया गया है, और क्या ये प्री पोल रिगिंग का कोई हिस्सा है, तो फिल फॉर इसका नोटिस लें और उसका तदारुक करें, और अगर ऐसा हुआ है उसकी निशानदेही भी करें और उसकी इस्लाह के लिए वो इलेक्शन कमीशन का जो कागजी कार्रवाई है उसको भी अमल में लेकर आएं। आप थोड़ा अपना तारुफ करा देंगे भाईजान? अच्छा, ये आज एक ऑडियो भी लीक हुई है जिसमें उसी का जिक्र है, तो क्या ये इल्जामात कनेक्शन एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्या दुरुस्त है ये? इसकी पहले भी तरदीद कर चुके हैं, ये हकाइक के मुनाफी है, और जिस ऑडियो का आप हवाला दे रहे हैं उस ऑडियो से ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ है, ना ही उस ऑडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ज़िम्मेदार शामिल है। जो लोग शामिल हैं आप उनसे पूछें। एक बाप बेटी की सुन लें, मैं बता रहा हूँ, एक बाप बेटी की गुफ्तगू को जो है वो आप हमारे साथ मुंसलिक ना करें, हम इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। जी, उस पर जो कुछ पहले मरने में हुआ उसका जायज़ा लिया गया और हमारी आज एक हैरान कुन इंकशाफ सामने आया है कि शेलिंग और टेयर गैसिंग तो अपनी जगह, हमें इतलात मिली है कि गर्मी की शिद्दत तो आपको पता ही है, मई जून का महीना है और गर्मी अपने अरूज पे होती है। 250 हमें हीट स्ट्रोक के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमारे जो काफिलों में लोग आए थे, 250 ऐसे लोग हैं, ख़वातीन और हज़रात, जो हीट स्ट्रोक से मुताज़िर हुए हैं इस गर्मी की शिद्दत की वजह से। हमने सारी चीज़ों को जायज़ा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और सुप्रीम कोर्ट के रजू को सामने रखते हुए हम अपना फैसला करेंगे। देखिए, कौमी डायलॉग की उन्होंने, हम तो इस हुकूमत को मुसल्लत करदा हुकूमत समझते हैं। हम समझते हैं कि ये लेजिटिमेट हुकूमत ही नहीं है। हाँ, हम डायलॉग के हामी हैं, हम डायलॉग के कायल हैं। सियासतदान डायलॉग से कभी नहीं इज्तनाब करता, कभी नहीं कतराता, लेकिन किससे? जिनके पास मैंडेट होता है उनसे डायलॉग किया जाता है। जो मुसल्लत किए जाते हैं उनसे डायलॉग क्या किया जाता है? जो मुसल्लत किए जाते हैं उनसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की क्या गुफ्तगू हो सकती है?
तहकीकात होनी चाहिए आपने तो सुनी है ना कुछ और ये मैं तो देखिए पहली मैंने बार- तो देखी नहीं है और फरूख हबीब साहब ने उस पर वाज़ेह जवाब दे दिया है। अब मैं समझता हूँ कि मज़ीद उस पर कोई गुफ्तगू की मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता। शुक्रिया। थैंक यू जी। नैब पे बात आखिरी सवाल। हाँ अच्छा, पहली बात तो ये है, तो ये इतने लाचार क्यों हैं? हाँ, इनके हाथ इतने बंधे हुए क्यों हैं कि ये वॉकर में चलते हैं? अगर उनको हमारा किया हुआ मुआहदा अच्छा नहीं लगा तो डट के IMF से आंखों में आंखें डालकर बात करते कि हमें ये नहीं मंजूर, हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। ये इतने लाचार, बेबस और नामुराद क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये अपनी नाकामियां जो आज आवाम पर इन्होंने बोझ डाला है, ये हम पर डालना चाहते हैं। भाई तुम हुकूमत वक्त हो और तुमने अभी स्टाफ लेवल टॉक्स करनी है और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अभी उसकी मंजूरी देनी है। आप कह दो कि ये हमारी इकॉनमी के लिए मुनासिब नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। आपने किसने रोका है आपको? और जो नैब एक मिनट रुक जाए। हाँ जी, एक और बात, नैब अमेंडमेंट्स पे जरा नैब का जो कानून में जो इनने अमेंडमेंट्स की हैं, हम समझते हैं वो सेल्फ सेंट्रिक हैं। वो एक खास एलीट के तबके को, खास हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के केसेस को एक तरफ धकेलने के लिए और उन पर मट्टी डालने के लिए ये एक कोशिश है। NRO2 है जी। और ये NRO2 है, आप सही फरमा रहे हैं। ये NRO2 वो है जो हमसे मांगते थे जब फैटिव की लेजिस्लेशन के लिए स्पीकर हाउस पे हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे और जो 35 अमेंडमेंट्स इनने हमें पेश की थी, जिस पर हमने इनकार किया था। हमने कहा था फिर तो इदारे को ही बंद कर दो। तो इन्होंने 24 अमेंडमेंट्स के ज़रिए अब दर हकीकत उस इदारे को बंद करने का फैसला कर लिया है। इन अमेंडमेंट्स के बाद मैं समझता हूँ अब नैब की न ज़रूरत है और न ये फाल इदारा रहा है। ये एंटी करप्शन पंजाब डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बन गया है। केसेस खत्म करवा रहे हैं जी। ले चुके हैं। भाईजान उसके बारे में पहले भी हमाद अजहर साहब कह चुके हैं और ये बात हमारी आगे बढ़ चुकी थी। इसका जवाब हम पहले भी दे चुके हैं और गवर्नमेंट ने भी इसको तस्लीम किया है। और अगर ये समझते हैं, अगर इनको उस पर सवालिया निशान लगता है तो हमारी हुकूमत आने दें और देखिए हम क्या हासिल करते हैं। छोड़। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। तो वो सिविलियन बालादस्ती हो गई है ना। हम इंतजार कर रहे हैं, कॉल आएगी तो हम आएंगे। Gracias.